दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। जैसा कि मैं आपको स्टोरी सुना रहा था, सूखा सोत नाले के एक जोड़े टाइगर की स्टोरी, शेर और शेरनी की स्टोरी, जो कि मैन ईटर बन गए थे। और पिछले मैंने पार्ट में आपको बताया था कि किस प्रकार उस मेल शेर को ठाकुर दत्त जोशी के द्वारा मारा गया था। और हालांकि जो परमिट इशू हुआ था, इन दोनों शेरों के लिए परमिट इशू हुआ था, शेर के लिए भी और शेरनी के लिए भी। लेकिन शेरनी को छोड़ दिया गया था, वो इसलिए कि शेरनी ने केवल मैन ईटिंग की थी, मैन किलिंग नहीं की थी, और उसको सुधरने का मौका दिया गया। और शेर के मारे जाने के 2 महीने 2.5 महीने तक जो देवी चोड़ का इलाका था, देवी चोड़ का मतलब वो गर्जिया जो टेम्पल है आजकल का, उसके आसपास का जो इलाका है, नदी पार का, कोसी नदी पार का, और वहीं चोफूला की चौकी थी, और उससे आगे एक सूखा सोत नाला था करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर। उस इलाके में वो शेर रहते थे। और जो वो शेरनी थी उसको छोड़ दिया गया था, अभयदान दिया गया था, उसको सुधरने का मौका दिया गया। लेकिन 2.5 महीने तक शांति रहने के बाद में अचानक इस शेरनी ने एक मैन किलिंग की घटना की, और उसके बाद उस मैन किलिंग की घटना करने के बाद उस पर्सन को मारकर खाया भी, जिसको इसने मारा था। तो इसका जो परमिट था वो पहले ही इशू किया जा चुका था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, इसलिए इसको भी मारने की कोशिशें शुरू कर दी गई थी। और वो सारा घटनाक्रम मैं आपको बताता हूं कि आगे की घटनाएं कैसे कैसे चली, किस प्रकार वो मैनीटर शेरनी मारी गई, उसने क्या घटनाक्रम करा, वो सब मैं आपको इस पार्ट में बताऊंगा और आज ये स्टोरी खत्म कर दूंगा। जो देवी चोड़ का गांव था, उसका एक निवासी था, उसका नाम था गोविंद वल्लभ पंत। उसके द्वारा एक छोटी सी खोखे की दुकान चलाई जाती थी गर्जिया देवी के टेम्पल के वहीं पर बाजार में। वो वहां पर बतासे और फूल माला बेचने का काम करता था, और इसके अलावा उसके द्वारा करीब 12 भैंसें भी पाली गई थी, और उन भैंसों के द्वारा वो दूध का कारोबार करता था। उसकी पत्नी का नाम, गोविंद वल्लभ पंत की पत्नी का नाम हीरा देवी था। जो हीरा देवी थी वो 12 भैंसों के साथ में जो देवी चोड़ का गांव था उससे करीब 400-500 मीटर दूर भैंसों को चराने गई थी। और वो अकेली नहीं गई थी, उसके साथ गई थी यशोदा, उसकी भी 10-12 भैंसें थी यशोदा की। और यशोदा और हीरा देवी ये दोनों देवी चोड़ से करीब 400-500 मीटर दूर भैंसों को चराने गई इकट्ठी, और उसके बाद में करीब 300-400 मीटर आगे जाकर के ये दोनों एक जगह एक पेड़ के साथ टेक लगाकर बैठ गई, और इनकी जो भैंसें थी वो वहां पर चरने लगी। थोड़ी देर बाद जो भैंसें थी वो बिखर गई, और 1 घंटे के बाद में जो हीरा देवी थी वो अपनी भैंसों को इकट्ठा करने चली गई, और जो यशोदा थी वो भी अपनी भैंसों को इकट्ठा करने चली गई, ताकि भैंसें भटकती हुई ज्यादा दूर ना चली जाए, और उसके बाद उनको खोज कर लाना जोखिम का काम हो जाता है जंगल में। और साथ ही ज्यादा दूर जाने पर जब भैंसें अकेली हो जाती हैं चरते हुए, तो उनके ऊपर किसी जंगली जानवर का अटैक भी बड़ी आसानी से हो सकता है। इसलिए जो हीरा देवी थे वो अपनी भैंसों को इकट्ठा कर रही थी, और यशोदा देवी की जो भैंसी थी चरते हुए राइट साइड में कालीगढ़ एक सोत है, सोत का मतलब एक सूखा नाला था, वहां थोड़ा थोड़ा पानी बहता था। ये जो जंगल है इनमें छोटे छोटे नाले होते हैं, चैनल होते हैं, जो पहाड़ों से पानी बहकर आता है, और ये छोटे जो सूखे नाले होते हैं मिलकर एक बड़ा नाला बन जाता है। और वो जो बड़ा नाला है उसके बाद में वो अपना सारा पानी जा करके कोसी नदी में उड़ेल देता है। इसी प्रकार का ये एक वाटर का चैनल होता है जंगलों में, पहाड़ों में। तो वो कालीगढ़ सोत के इलाके में जो यशोदा थी वो अपनी भैंसों को इकट्ठा करने चली गई, और जो हीरा देवी थी वो अपनी भैंसों को कालीगढ़ सोत के लेफ्ट साइड में करीब 100 गज के दूरी थी वहां से, वहां अपनी भैंसों को इकट्ठा करने चली गई। और वो जो भैंसें थी वो चरती हुई जब आगे गई थी हीरा देवी की, तो वही मैन ईटर शेरनी, जो कि उस जोड़ी की साथी थी, जो कि पहले मैन ईटर टाइगर एक मेल मारा गया था उसके साथी थी, वो एक झाड़ी में बैठ करके बड़ी देर से हीरा देवी को देख रही थी, और कभी वो भैंसों को देख रही थी, और वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि भैंसों को पकड़ा जाए या हीरा देवी को पकड़ा जाए। तो वो जो
एक भैंस थी, वो उसी झाड़ी की तरफ चल दी जिस झाड़ी में वो शेरनी छिपी हुई थी और बड़ी देर से उनको देख रही थी। दिन का समय था, करीब 11 बजे का। और जब भैंस उस जो झाड़ी थी उसके पास पहुंची तो उसको आभास हुआ शेरनी का, और बड़ी जोरों से रंभाती हुई वो भैंस फुफकारती हुई पलटी और वापस भागी वो। और जब भैंस वो वापस भागी तो उसको देख करके जो दूसरी ओर भैंसें थी हीरा देवी की, वो भी भागी, और इस प्रकार उन भैंसों में भगदड़ मच गई। और जब हीरा देवी ने देखा कि ये भैंसें भागी जा रही हैं, तो वो समझ गई कोई ना कोई जंगली जानवर होगा जिसकी वजह से डर कर भागी हैं, क्योंकि ये जो भैंसें हैं ये शेरों को, गुलदारों को देखकर ही नहीं भड़कती, कई बार ये सांप को देखकर भी भड़क जाती हैं और भाग जाती हैं। और कई बार जो गीदड़ों का जोड़ा होता है जकाल, उनको देखकर भी ये घबरा जाती हैं अचानक से, क्योंकि ये जो गीदड़ होते हैं, ये जो भैंसे होती हैं, इनके बच्चों को ऊपर हमला कर देते हैं। हालांकि ये जो गीदड़ होते हैं ये मरे हुए जानवर को खाते हैं, लेकिन छोटे जो बच्चे होते हैं उनको ये पकड़ने की कोशिश करते हैं ये भी। और कई बार ये भैंसों के ऊपर भी हमलावर हो जाते हैं, वैसे ही भगाते हैं, क्योंकि जो गीदड़ होते हैं अगर उनके साथ बच्चे हों तो वो भैंसों को अपने बच्चों से दूर रखने की कोशिश में भैंसों के ऊपर हमलावर होती है। उसका उद्देश्य केवल भैंसों को भगाना भर होता है, हमला करना नहीं होता। लेकिन कारण जो भी रहा हो भैंसों की भगदड़ का, हीरा देवी को समझ में नहीं आया। तो जो हीरा देवी थी वो भैंसों को जब इकट्ठा करने के लिए आगे बढ़ी तो उसकी निगाह पड़ी एक शेर के ऊपर, जो कि उन भैंसों का पीछा कर रही थी। शेर को देख करके जो हीरा देवी थी वो भी उल्टे पैर भागी। जिस दिशा की तरफ भैंसें भाग रही थी उसी दिशा की तरफ वो हीरा देवी भी भागी, क्योंकि भैंसें तो अपने तबेले की तरफ भाग रही थी, देवी चोड़ की तरफ, और हीरा देवी भी उसी दिशा की तरफ भागी। और वो जो शेरनी थी उसने जब हीरा देवी को भागते देखा तो उसने हीरा देवी को ही टारगेट कर लिया। उसका कारण यह था कि भैंसों की स्पीड ज्यादा थी, भैंसें तेजी से भाग करके निकल गई और हीरा देवी जो थी वो भैंसों के पीछे रह गई। और हीरा देवी इसलिए ज्यादा स्पीड से नहीं भाग पाई क्योंकि वो 2-3 महीने की गर्भवती थी और उसकी इतनी स्पीड नहीं थी भागने की। और जो शेरनी थी अब उसकी निगाह जो थी वो हीरा देवी के ऊपर पड़ गई और 3-4 छलांगों में ही वो हीरा देवी के पास पहुंच गई। और जब हीरा देवी को इस बात का एहसास हो गया कि शेरनी उसके बिल्कुल पास आ गई है, तो वो जोरों से चिल्लाई, शेर शेर यशोदा शेर मुझे बचाओ। और उसकी जो चीखने की आवाजें थी वो जंगल में गूंजी। और इससे पहले जो यशोदा थी उसको ये पता चल चुका था कि हीरा देवी की भैंसों में भगदड़ मच चुकी है, क्योंकि भैंसें रंभाई थी, बोली थी। और उनके बोलने की वजह से जो यशोदा थी उसका ध्यान आकर्षित हुआ था। हालांकि जंगल में वो इतना ज्यादा क्लियर नहीं देख पा रही थी, लेकिन आवाजों से उसको एहसास था इस बात का। और जब यशोदा के कानों में हीरा देवी की आवाज पड़ी, शेर शेर यशोदा मुझे बचाओ, तो वो जो यशोदा थी वो उस दिशा की तरफ बढ़ी। और जब उस दिशा की तरफ बढ़ी तो उसने देखा, तब तक सारा खेल खत्म हो चुका था। यशोदा देवी ने देखा कि जो हीरा देवी की बॉडी को जो शेरनी थी गले से पकड़कर घसीट करके उसी की दिशा की तरफ ही आ रही थी, उसी तरफ जिस तरफ यशोदा खड़ी थी। और अपनी जान बचाने के लिए यशोदा वापस पलटी और कालीगढ़ सोच से एक लंबा चक्कर काट करके वो देवी चौड़ की तरफ भागी। अपना देवी चौड़ जो उसका गांव था उसकी तरफ वो गई और वहां पहुंचने में उसको करीब आधा घंटा लगा। और उसको अपनी भैंसों को भी खबर नहीं रही कि उसकी भैंसें कहाँ कहाँ बिखर गई हैं। और देवी चौड़ गांव में जाकर के यशोदा देवी ने उसके पति को, हीरा देवी के पति को, जो कि बताशे की दुकान पर बैठा हुआ था, गोविंद वल्लभ पंत, उसको सारा घटनाक्रम जाकर के सुनाया। और गोविंद वल्लभ पंत तुरंत अपनी दुकान बंद करके और 4-5 और गांव वालों को लेकर के अपनी पत्नी हीरा देवी की खोज में निकला। और इसी बीच जो 2-3 जने थे वो चोफुला चौकी में गए, जो वहां से ज्यादा दूर नहीं थी, इन्फॉर्म करने कि इस प्रकार हीरा देवी के ऊपर एक शेर का हमला हो गया है। इधर जो गोविंद वल्लभ पंत था, जब वो 4-5 जनों के साथ में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर सारी घास मसली हुई थी भैंसों की भगदड़ की वजह से। और उसकी जो वाइफ थी हीरा देवी, उसकी चप्पलें भी पड़ी हुई थी और एक घसीटन का निशान और साथ में खून का ड्रैगिंग मार्क भी एक दिशा की तरफ जा रहा था, और वो दिशा कालीगढ़ सोत की तरफ ही जाती थी।
और उस दिशा की तरफ जब वो आगे बढ़े तो एक झाड़ी में से उन्हें शेरनी के गुर्राने की आवाज आई, और ये एक स्पष्ट चेतावनी थी कि इसके आगे अगर बढ़ा जाएगा तो उनके ऊपर हमला कर दिया जाएगा। और उनके पास किसी तरह का कोई साधन नहीं था अपने पास बचाव का, ना कोई राइफल थी ना कोई मशाल थी, और जल्दबाजी में वे केवल डंडे लेकर 4-5 जने ही आए थे और आगे बढ़ना खतरनाक हो सकता था, तो इसलिए वो वापस पलटे। और जब वो गांव की तरफ वापस आए, बाद में चोफूला चौकी से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक टीम चली। उस टीम का नेतृत्व खुशहाल सिंह और ठाकुर दत्त जोशी कर रहे थे, और उनके साथ में 2 और फॉरेस्ट गार्ड थे, और कुल मिलाकर के 12-13 जने थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, और इनके साथ में गांव वाले भी 12-13 जने और थे। इस प्रकार 25-30 जनों की एक पार्टी बनी। और जब ये पार्टी हीरा देवी की खोज में निकली, उस समय शाम के करीब 3:30-4 बज चुके थे। जब वे खून के और घसीटन के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़े तो वे कालीगढ़ सोत के पास तक पहुंच गए, और कालीगढ़ सोत के पास एक झाड़ी में उन्हें शेरनी के बैठने के बारे में कोई आइडिया नहीं था, और शेरनी उस एक झाड़ी में बैठ करके उस मानव का भक्षण कर रही थी जिसको उसने मारा था। लेकिन दूर से ही जब उसने इतनी बड़ी पार्टी को अपनी तरफ आते हुए देखा तो शेरनी एक छलांग लगा करके उस कालीगढ़ सोत के अंदर कूद गई सूखे नाले में, और वहां से वो जंगल में चली गई। और उसकी केवल एक झलक भर देखी थी इस पार्टी ने, और उसके बाद वो पार्टी उस झाड़ी की तरफ बढ़ी, और उस झाड़ी में जब वो गए तो उन्हें आधी खाई जो बॉडी थी हीरा देवी की वो मिल गई। उसकी दोनों टांगे उस शेरनी के द्वारा खा ली गई थी। शेरनी के पगचिन्हों की जांच करने से वो एक औसत और नॉर्मल साइज की शेरनी लग रही थी। यह नरभक्षी क्यों बन गई, इसका कारण शायद यह रहा था कि सूखा सोत नाले के मेल शेर के द्वारा मारे गए इंसानों को खाने में यह शामिल थी। जब वो 3 महीने पहले मेटिंग काल में उस मैन ईटर शेर के साथ रह रही थी, तब वो मानव मांस का स्वाद पा चुकी थी, और उस स्वाद को पा लेने के बाद वह अब उसे मानव मांस उपलब्ध कराने वाला वो नर शेर भी साथ नहीं था, वो मारा गया था। शायद इसी कारण वो जो शेरनी थी वो नरभक्षी बन गई थी। हीरा देवी की बॉडी को बरामद करने के बाद में जो ठाकुर दत्त जोशी थे और खुशहाल सिंह, इन्होंने गोविंद बल्लभ पंत को इस बात के लिए मना लिया कि जो हीरा देवी की बॉडी है उसको वहीं पर पड़ा रहने दिया जाए, और उसके पास ही एक पेड़ के ऊपर मचान बांधा जाए, और बांधकर उस शेरनी के आने की प्रतीक्षा की जाए और उसे तब गोली मार दी जाए, क्योंकि शाम के 4 बज चुके थे, और इतने कम समय में मचान बांधकर और जो बकरा या भैंस का बच्चा बांधकर वहां पर बैठना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वक्त बहुत कम था। और जो गोविंद बल्लभ पंत थे वो इस बात के लिए मान गए कि उनकी पत्नी यशोदा की जो बॉडी थी आधी खाई वो वहीं पर पड़ी रहने दी जाए। तुरंत एक चारपाई को मंगाया गया देवी चोट गांव से, और वहां पर एक पेड़ था, और उस पेड़ के ऊपर चारपाई को उल्टा करके उसका एक मचान, टेम्परेरी मचान बांधा गया जल्दबाजी में रस्सियों से बांधकर, और जो उसकी जो चारपाई के जो पाए ऊपर को उठे हुए थे उनके चारों तरफ एक बांस काट करके एक घेरा बनाया गया, ताकि जो शिकारी दल ऊपर बैठे वो नीचे ना गिरे, और साथ में जो वो बांस थे उसके ऊपर राइफल को टिका करके निशाना भी लेने की सुविधा रहे। और ये जो मचान था ये कोई ज्यादा ऊंचा नहीं था, करीब 12-13 फीट की ऊंचाई पर ही एक ऐसी डालियां बनी, वी शेप की डाली थी उस पेड़ की, उसके ऊपर उस चारपाई को रखकर रस्सियों से मजबूती से बांधा गया। और जो शिकारी दल था, शिकारी दल मतलब 2 पर्सन, एक खुशहाल सिंह और एक ठाकुर दत्त जोशी, ये अपनी अपनी राइफलों के साथ और सर्च लाइटों के साथ में उस मचान के ऊपर जाकर बैठ गए। शाम के 5 बजे तक ये सारा जो मचान था ये सब कुछ रेडी हो गया था, और इस 1 घंटे में जब ये चारपाई की मचान बांधी जा रही थी तो वो जो कालीगढ़ सोत था जिस तरफ वो शेरनी भाग कर गई थी, और वो जो शेरनी थी वो कालीगढ़ सोत के परली तरफ पार करके दूसरे जंगल में वो चली गई थी,
तो इसलिए उस कालीगढ़ सोत को पार करके उसके किनारे पर एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर 4-5 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पर्सन चढ़े और उनके चढ़ने का केवल उद्देश्य यह था कि शेरनी का ध्यान भटकाया जाए उस मचान बांधने की तरफ से, जो कि मचान ठाकुर दत्त जोशी के लिए बांधा जा रहा था चारपाई के द्वारा। और शेरनी का ध्यान भटकाने के लिए वो जो 4-5 जने उस पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़े थे, जो कालीगढ़ सोत था उसके किनारे वो पेड़ था, परली तरफ पार करके उस सोत को, उसके ऊपर वो अनावश्यक रूप से बातें भी कर रहे थे और साथ में कुल्हाड़ियों से थोड़ी आवाज भी कर रहे थे, ताकि शेरनी को लगे कि यहाँ तो कुछ पर्सन पेड़ के ऊपर डालियां काटने आए हैं, चारा काटने आए हैं या किसी काम के लिए आए हैं। और उस शोर से शेरनी का ध्यान उसकी तरफ पड़ा रहे। और वास्तव में ऐसा हुआ भी। उस शेरनी को एक ट्रैप में फंसाया गया था और शेरनी उस काली जो गढ़ सोत था उसको पार करके एक झाड़ी में छिपी हुई ये सारा माजरा देख रही थी कि ये 4-5 पर्सन पेड़ के ऊपर चढ़े हैं और ये उसके ऊपर डालियां काट रहे हैं या शोर कर रहे हैं। तो इस शेरनी का ध्यान उसकी तरफ भटका रहा, उनकी तरफ, और इस प्रकार ये अपनी स्कीम में कामयाब हो गए। बाद में वो जो 5-6 जने जो उस पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़े हुए थे, जब पूरा मचान रेडी हो गया और जो ठाकुर दत्त जोशी थे उस मचान के ऊपर जाकर के खुशहाल सिंह के साथ बैठ गए, तो वो जो 5-6 जने थे वो उस पीपल के पेड़ से उतरे और उतर कर और गांव वाले सब इकट्ठे होकर शोर मचाते हुए अपने देवी चोर गांव की तरफ वो चल दिए। जल्दबाजी में बनाए गए मचान के ऊपर बैठकर शेरनी को गोली से मार देने के अवसर बहुत ही कम होते हैं। ऐसी स्थिति में शेर एक बार इंसान को जब मारकर खा लेता है तो उसके बाद अपने मारे हुए शिकार को वो छोड़ देता है और कभी लौट कर नहीं आता। और अगर लौट कर आता भी है तो छाया की तरह मारे गए शिकार के पास इतना चुपके चुपके धीरे धीरे प्रत्येक टहनी या पत्तों की ओट में छिपता हुआ और मचान के ऊपर बैठे छिपे शिकारी को ढूंढता, शिकारी चाहे कितनी भी सावधानी से क्यों ना बैठा हो, कितना ही शांत व बगैर हिले डुले और निश्चल क्यों ना बैठा हो, ऐसी अवस्था में शेर झाड़ियों में छिपता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। और ऐसी अवस्था में हजारों में केवल एक ही मौका उस शेर पर गोली चलाने का मिल पाता है। और फिर ऐसा कौन सा शिकारी होगा जो यह मौका नहीं लेना चाहेगा। और इस 1000 में से एक मौके को लेने के लिए ही तो खुशहाल सिंह और जो ठाकुर दत्त जोशी थे उस मचान के ऊपर बैठे हुए थे जो चारपाई के द्वारा बनाई गई थी। जिस झाड़ियों में वो शेरनी चली गई थी वो मोटे तौर पर 100 वर्ग गज का एरिया था। और जोशी बड़े ध्यान से यह सुनने के लिए बैठ गए कि जंगल के पास उन्हें बताने के लिए कुछ है या नहीं, और वो अपनी अगली चाल पर विचार करने लगे। जोशी शिकार की तरफ मुंह कर कर बैठे हुए थे। शिकार उनके सामने लेफ्ट साइड में पड़ा हुआ था और शेरनी जिस दिशा की तरफ गई हुई थी वो दाहिनी तरफ था। और वहां से करीब 100 गज की दूरी पर वो कालीगढ़ का सोत था। अगर सिर को थोड़ा दानी और घुमाकर उस दिशा की तरफ देखा जाए जिधर शेरनी गई थी तो उधर आसानी से देखा जा सकता था। कोई ज्यादा मूवमेंट करने की जरूरत नहीं थी उस दिशा की तरफ देखने के लिए। शाम के 6:30 बजे एकाएक जो कालीगढ़ का सोत था उस दिशा की तरफ से हिरणों के बोलने की, हिरणों मतलब चीतल हिरणों के बोलने की आवाजें आने लगी। और ये जो चीतल हिरन थे ये लगातार बोलते जा रहे थे और साथ में उनके बोलने की जो आवाजें थी वो दूर होती जा रही थी। इसका मतलब साफ था कि जो हिरन थे वो एक दिशा की तरफ भाग रहे थे और साथ में वो बोलते जा रहे थे और धीरे धीरे उनकी जो आवाजें थी वो दूर चली गई हिरनों की। और थोड़ी देर के बाद में शांति छा गई और शांति छाने के कुछ ही मिनट के बाद में एक सांबर टोंकने का मतलब कि एक सांबर बोला कालीगढ़ जो सोत था उसी दिशा की तरफ से। और इससे शिकारी दल पूरी तरह से सावधान होकर बैठ गया और उनको पूरा आइडिया हो गया कि शेरनी उन झाड़ियों में से निकलकर टो लेती हुई शायद अब आगे बढ़ रही है। जोशी के द्वारा दाहिनी तरफ सिर घुमाकर देखने पर मचान से 40-45 गज दूर शेरनी को अपना सिर एक झाड़ी में से बाहर निकालते हुए देखा और खड़ी होकर वो शेरनी मचान की दिशा की ओर ही देख रही थी।
जोशी व खुशहाल एकदम निश्चल व शांत होकर बैठे थे, क्योंकि अगर वो हिलते तो उस शेरनी की निगाह में आ सकते थे। जो शेरों की निगाह होती है वो असाधारण रूप से तेज होती है। काफी समय तक वो शेरनी बारी बारी से कभी जोशी के पेड़ की तरफ और कभी उस पीपल के पेड़ की तरफ देखती थी, जिस पेड़ के ऊपर वो 4-5 जने चढ़े थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, और जो वहां पर एक नाटक कर रहे थे मचान बांधने का, पेड़ों की डालियां को काटने का। और इस प्रकार वो शेरनी निश्चिंत नहीं थी। कभी वो उस पीपल के पेड़ की तरफ देखती थी और कभी वो उस पेड़ की तरफ देखती थी जिधर की वो ठाकुर दत्त जोशी बैठे हुए थे। और ठाकुर दत्त जोशी को इस बात का पूरा अंदाजा हो गया कि शेरनी को शायद इस बात का पता है कि इधर भी मचान बांधा गया है। काफी देर तक पीपल के पेड़ की तरफ देखते रहने के बाद शेरनी ने अब आगे बढ़ने का निश्चय लिया। जब उसको थोड़ा यकीन हो गया कि उस पीपल के पेड़ के ऊपर जो 4-5 जने चढ़े हुए थे वो वापस जा चुके हैं, और शेरनी अपने पेट को जमीन से सटा करके एक छिपकली की तरह आगे बढ़ती हुई बड़ी सावधानी से आगे बढ़ी, और करीब 25-30 गज आगे जाकर वो दोबारा एक झाड़ी में छिप गई, और छिपकर फिर 5 मिनट के बाद वो फिर आगे निकली, और अपना शरीर उसने झाड़ी से आधा आगे निकाला, और आगे निकाल कर वो फिर उस पेड़ की तरफ देखने लगी जिस पेड़ के ऊपर जोशी बैठे हुए थे। और पूरे 5 मिनट तक उस पेड़ को अच्छी तरह से उसने देखा और उसके आसपास का सारा इलाका उसने देखा। और इसके बाद वो उस हीरा देवी की आधी खाई बॉडी का लालच नहीं छोड़ पाई, और जमीन से चिपकती हुई हीरा देवी की बॉडी की तरफ तेजी से बढ़ी। तो शेरनी थी वो हीरा देवी की लाश के पास आ चुकी थी, और जोशी पूरी तरह से तैयार थे। हीरा देवी की जो लाश थी उसके आसपास झाड़ियों को साफ कर दिया गया था पहले ही, जब मचान बांधा गया था तब कुछ जने उसकी जहां पे बॉडी पड़ी थी हीरा देवी की उसके आसपास की झाड़ी को उन्होंने साफ कर दिया था, और काफी अंधेरा तब तक हो गया था। लेकिन इतना ज्यादा अंधेरा नहीं था क्योंकि शाम के करीब 7 बज रहे थे। और जो शेरनी थी जब वो लाश पर आई और उसने उस लाश को अपने मुंह में दबाकर घसीटने लगी और कहीं दूसरी तरफ वो ले जाने के लिए तैयार हो गई थी, तो जोशी का इशारा पाकर जो खुशहाल सिंह थे उन्होंने अपनी सर्च लाइट डाली, और जो सारा इलाका था वो रोशनी से नहा उठा। और जो ठाकुर दत्त जोशी थे उन्होंने वो जो एक बांस बांधा हुआ था चारपाई के पैरों के ऊपर, एक पैर इधर था और एक पैर इधर था, उसके ऊपर एक बांस बांधा हुआ था, एक प्लेटफॉर्म बना था, उसके ऊपर उन्होंने राइफल टिकाई और निशाना लिया और गोली चला दी। और जो गोली थी वो सीधी उस शेरनी के गर्दन में लगी, क्योंकि वो उसको ड्रैग करके उस समय उसकी बॉडी को ले जा रही थी, और गर्दन में गोली लगते ही जो शेरनी थी वो एक छलांग भी ले पाई और एक करवट वो तुरंत गिर पड़ी, और उसके बाद वो शांत होकर कर लेट गई। और जो ठाकुर दत्त जोशी थे वो काफी हैरान थे कि ये शेरनी एक ही गोली में मारी गई है या फिर ये मरने का नाटक कर रही है। किसी तरह की कोई हरकत नहीं हुई 5-10 मिनट तक, और वो सर्च लाइट वैसे ही डाल ही रखी उन्होंने शेरनी के ऊपर, और शेरनी की बॉडी में कोई हरकत नहीं थी, और एक ही गोली ने उस शेरनी का काम तमाम कर दिया था। पूरे 20 मिनट तक ठाकुर दत्त जोशी ने मचान के ऊपर इंतजार किया, क्योंकि हालांकि शेरनी मर चुकी थी, लेकिन मचान से नीचे उतरकर शेरनी के पास जाना खतरनाक हो सकता था शेरनी घायल हो या मरने का नाटक कर रही हो। इसलिए 20 मिनट इंतजार करने के बाद में जो 12 बोर की जो राइफल थी खुशहाल सिंह के पास, उसके द्वारा जो फायर किए गए, ये जो फायर किए गए ये हवा में किए गए थे, और ये एक मैसेज था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उन लोगों को बुलाने का कि वो आए और शेरनी मार दी गई है, और वे आकर के उस शेरनी को ले जाने के लिए इंतजाम करें। और इसी बीच जो ठाकुर दत्त जोशी थे वो भी नीचे उतरे, और नीचे उतरकर वो उस शेरनी के पास जाकर के एक 12 बोर की राइफल जो उनके पास थी उससे एक शॉट और मारा गया सेफ्टी के लिए, लेकिन वो शेरनी तो कब की मर चुकी थी, एक ही गोली ने उस शेरनी का काम तमाम कर दिया था। और बाद में उस शेरनी को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में लाया गया, और उसके बाद में उसका पोस्टमार्टम किया गया। उसके पेट से करीब 5 बच्चे निकले, और वो जो शेरनी थी वो करीब 3 महीने की गर्भवती थी। और अमूमन जो शेरों का गर्भकाल होता है वो 3.5 महीने से लेकर के 4 महीने तक का होता है,
और इस प्रकार एक गर्भवती शेरनी मारी गई अपने बच्चों के साथ, और इससे पहले उसने गर्भवती हीरा देवी को भी मार दिया था। और यह एक बड़ा ही दर्दनाक अंत था हीरा देवी का भी और उस शेरनी का भी, जो दोनों अपने बच्चों के साथ मारी गई। उस शेरनी ने कोई नियम नहीं तोड़ा था, कुदरत का कानून नहीं तोड़ा था, वो बनी ही मांस खाने के लिए थी, लेकिन उस शेरनी के द्वारा, इंसानों के द्वारा बनाया गया कानून तोड़ा गया था, इसलिए उस शेरनी को मारा गया। और इस प्रकार इस मैन ईटर टाइगर का जो जोड़ा था उसकी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद में मैं कोई नई मैन ईटर टाइगर की या मैन ईटर लेपर्ड की स्टोरी लेकर के आऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखना मेरे दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों।